हेलो दोस्त, मैं बिट्टू सर आप सभी को बिट्टू स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी, एमटीएस हवलदार, आरपीएफ, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं जहां पे आपका जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस कराएंगे जो एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अर्थात हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जो आपको बहुत सारे बुकों से छाट कर बनाए गए हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही हम लोग आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऑथेंटिक जो एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से हम कराएंगे, ठीक है। और ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक हम मोटिवेशनल कोड लेकर आए हैं। लिखा गया है, दिया गया है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बनवाली होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोपड़ होगा, ऑप्शन नंबर सी कोटदीजी होगा और ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में आप सबको बताना होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हम बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, रोपड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए सीपियाँ कहाँ से प्राप्त की जाती थी। आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी काल में शिल्प उत्पादन के लिए जो सीपियाँ आती थी वो कहाँ से प्राप्त की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है सुरतगही, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोपड़, ऑप्शन नंबर सी दिया है जयपुर और ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है नागेश्वर, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी आपका है नागेश्वर, यही आपका राइट आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, दिया है, फारसी विद्वान अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। आपको बताना होगा कि फारसी विद्वान अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। चार ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सिकंदर, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी है मोहम्मद गजनवी, ठीक है, गजनवी। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा जी, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी, ये ठीक है। फारसी विद्वान था जो अल बरूनी के आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया है कि भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो इसका देखेंगे ऑप्शन, पहले ऑप्शन नंबर ए दिया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी दिया है रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी दिया है गयासुद्दीन बलबन। आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका होगा गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। आपको बताता है कि जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो कितनी है, ठीक है। नाइट्रोजन की बताना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की यदि संयोजकता की बात करेंगे, देख लीजिए ऑप्शन 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 ए की बात करेंगे। ऑप्शन ए में लिखा गया है, ऑप्शन ए में बात करेंगे कि 2 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 3 होगा। इन चारों में से आपको बताना होगा कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 3 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। बताना है कि जो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए जो सूचना स्रोत होता है, सूचना पहुंचाने का काम, वो कौन करता है जी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, सॉरी सी पे दिया है डीएनए, और ऑप्शन नंबर डी पे दिया है गुणसूत्र। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि बात करेंगे तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी डीएनए। क्या होता है जी, डीएनए। अच्छा, यदि हम बात करें कि डीएनए का पूरा नाम क्या होगा, तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसी तरह दूसरा होता है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें यदि बात करेंगे तो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो दो लोगों ने किए थे, एक थे वाटसन, कौन थे जी, वाटसन, और दूसरे थे क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किए थे। डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल होता है कि सीढ़ी नीमा इसमें दो आकृतियां होती है और इनके बीच में क्या होता है, चैन जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया गया है, वायु के अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। आप सभी लोगों को बताना होगा कि जब वायु नहीं रहेगा तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, नीला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी काला दिखाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका डी लाल दिखाई देगा। इन चारों ऑप्शनों में से यदि बात करेंगे तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो इन चारों में से यदि हम बात करेंगे कौन सही होगा जी, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर दिया गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है अनंत, ऑप्शन नंबर बी दिया है शून्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है ऋणात्मक, और ऑप्शन नंबर डी दिया है धनात्मक। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट आंसर होगा आप सभी लोग को बताना होगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि उत्तल दर्पण किसे कहा जाएगा, तो उत्तल दर्पण मान लीजिए कि हमारा एक क्या है जी, दर्पण है जिसके दबे हुए सतह पे कलई कर दिया जाए। ठीक है, दबे हुए सतह से क्या कर दिया जाए जी, कलई कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन होने लगे, उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का प्रवर्तन हो, तो इस प्रकार के बने दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे जी, उत्तल दर्पण कहें। इसमें यदि हम प्रतिबिंब की बात करेंगे कि प्रतिबिंब क्या बनता है, तो यहाँ पे यदि कोई हमारा दर्पण दिया गया होगा और ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो यहाँ पे यदि कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर फोकस बनेगा। यदि यहाँ से हम कोई एक्स अक्ष और वाई अक्ष की तुलना करके करेंगे तो ये हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष के इधर की दूरी जो होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए फोकस दूरी कभी भी पूछेगा उत्तल दर्पण की तो क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर है, दिया गया है कि भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की है। आप सभी लोगों को बताना होगा कि भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए दिया है यूएसए जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, बी नंबर में आयरलैंड, सी नंबर में आपको दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, और डी नंबर में दिया यूएसएसआर जिसको वर्तमान समय में, पहले इसको सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, वर्तमान समय में रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यदि हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यूएसएसआर करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर दिया गया है, सुनिए, दिया है कि निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनमें से बताना है कि जो प्रियम्बल है उनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी दिया है समानता, ऑप्शन सी दिया है न्याय, और ऑप्शन डी दिया है प्रावधान। आप सभी लोगों को बताना होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो यदि हम इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो आपका स्वतंत्रता है, आपका समानता है, न्याय है, लेकिन यदि प्रधान की बात करेंगे तो प्रावधान नहीं है। ठीक है,
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया है, कह रहा है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है। आपको बताना है कि हमारा जो सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा का हिस्सा है। ठीक है, तो इसकी यदि हम बात करेंगे कि किस आकाशगंगा का हिस्सा है, ऑप्शन सुन लीजिए, मिल्की वे, बोडेसे, त्रिकोणीय या एंड्रोमेडा। ठीक है, तो आपको इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना होगा। ठीक है, तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मिल्की वे। यदि हम सौरमंडल की बात करेंगे तो सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है जी। ठीक है, तो 8 ग्रह है। कितने है जी, 8 ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 दिया है कि एरेबियन प्रायद्वीपीय निम्न में से किस महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप। इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा जी। ठीक है, एक बार पुनः क्वेश्चन को सुनेंगे। एरेबियन प्रायद्वीपीय निम्न में से किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो इन चारों में देखिए ऑप्शन देख लीजिए एक बार, और इसका राइट आंसर यदि हम बात करेंगे किस एशिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, महाद्वीप में पाया जाता है। यदि हम बात करेंगे कि टोटल कितने महाद्वीप है, तो टोटल हमारे 7 महाद्वीप है। एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हमारे टोटल 7 का है महाद्वीप है। अगले यदि हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है। ठीक है, तो 13 का आपको आंसर बताना होगा कि कौन सा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया जी, पश्चिम बंगाल। इन चारों ऑप्शनों में से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप सभी लोग को बताना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें चारों ऑप्शनों को एक बार। बस आपसे पूछा है कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जो सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। अब इन चारों में से यदि बात करेंगे तो कौन सिक्किम से जुड़ा हुआ है जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया गया है कि कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी बेतवा, ऑप्शन नंबर सी भीमा और ऑप्शन नंबर डी रंगीत। यह हमारी 4 नदियां हैं और बताना है कि इन चारों नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो मालवा के पठार से होकर बहती है। ठीक है, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, वो कौन सी नदी होगी जी, बेतवा नदी हो जाएगी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना होगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण, ठीक है, भारत की गंगा किसे कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, दिया गया है कि किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार पुनः सुनेंगे। दिया है कि किस स्थान को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता है। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया अवध, ऑप्शन बी दिया है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है पंजाब और ऑप्शन डी दिया है बंगाल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 15 की यदि हम बात करेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अवध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, दिया है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में डैश सदस्य शामिल थे। बताना होगा कि जब 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन थे उसमें कितने सदस्य शामिल थे, आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए 3 होंगे, ऑप्शन नंबर बी 6 थे, ऑप्शन नंबर सी 4 थे और ऑप्शन नंबर डी 5 थे। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो 16 के यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, दिया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब से लेकर कब तक चलाया थे। ऑप्शन सुनिए,
1930 से लेकर 1935 तक। ऑप्शन नंबर बी है 1915 से लेकर 1919 तक। ऑप्शन सी है 1920 से लेकर 1922 तक। और ऑप्शन डी दिया है 1918 से लेकर 1920 तक। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका 1920 से लेकर 1922 तक ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारा 18 दिया है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी लोगों को बताना होगा कि संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, मगहर में हुआ था या कुशीनगर में हुआ था। तो यदि हम बात करेंगे कि 18 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिया है कि राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे। एक बार पुनः क्वेश्चन को सुनेंगे। राजा सिंह विष्णु किस राजवंश के शासक थे। चार ऑप्शन है आपको, चोल के, पाल के, चालुक्य के या पल्लव को। इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना होगा कि 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इनका आपको बताना होगा कौन सा होगा जी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना होगा कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव के द्वारा बनाया गया हुआ है। ऑप्शन सुनिए, फसल खेती, तालाब, वन या झील। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगले इसका 20 नंबर क्वेश्चन की यदि आंसर की बात करेंगे कौन सा हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, फसली खेती, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है। आपको बताना है कि कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिए, रैम, RAM होता है, रैम, फ्लैश ड्राइव, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड। ये चार ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 21 की यदि हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्लैश ड्राइव आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि निर्भय मिसाइल का मारक क्षमता है। आपको बताना होगा कि जो निर्भय मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सुनिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 100 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो यदि 22 का राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होती है निर्भय मिसाइल की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिया है कि कल्पना 1 का एक डैश उपग्रह है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना होगा कि कल्पना 1 है वो किसका उपग्रह है, सैन्य का, मौसम संबंधी, नेविगेशन या संचार का। तो जो 23 का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा जी, आपको बताना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुनिए कौन सा होगा जी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मौसम संबंधी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिया है कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि किस वर्ष किए थे जी। तो आपको ऑप्शन सुन लीजिए, 1996 ईस्वी में, 2003 में, 2001 में या 1998 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका 24 की राइट क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1998 में। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो ऑपरेशन चलाया गया था पोखरण में ये दूसरा, इसका ठीक है, इसका कोड क्या था जी, इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। कोड क्या था जी, ऑपरेशन शक्ति। इससे पहले भी चलाया गया था दूसरा, दूसरा चलाया गया ना, पहला भी चलाया गया था 1974 ईस्वी में, पोखरण में भी चलाया गया था। उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग, ठीक है, बुद्धा रखा गया था, उसका नाम था। अगले क्वेश्चन की चल बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि कागज का आविष्कार किसने किया था। इन चारों ऑप्शनों में से बताना होगा कि कागज का आविष्कार किसने किया, महाविचार्य ने, बोधयायन ने, बरामिहिर ने और कैलून ने। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना होगा कौन सा राइट आंसर होगा। तो कागज का आविष्कार की यदि बात करेंगे
तो किए थे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। काय लुन ने क्या किए थे, कागज़ के आविष्कार किए थे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही हम आपको एसएससी से रिलेटेड जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिएंगे। ठीक है, तो आज हम आपका पहला प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो एसएससी एमटीएस हवलदार आरपीएफ एनटीपीसी जो भी हो पूछे जाएंगे वहाँ तक है। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।